Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Let us again begin with our class 8 series, and today we are going to start with civics chapter number 5 judiciary और chapter number 4 पुरानी NCERTs में अंडरस्टैंडिंग द लॉज 4th चैप्टर है और 5th है जुडिशरी। लेकिन जो नई NCERTs हैं उसमें चैप्टर 3 पार्लियामेंट के साथ ही अंडरस्टैंडिंग द लॉ को मर्ज किया गया है। तो नई NCERTs में आपका जुडिशरी होगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, दैट इज वाई चैप्टर नंबर की जगह हमने लिख कर रखा है यहाँ पर चैप्टर का नाम। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर पोस्टिंग द क्लास 8 लेक्चर सो लेट आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर चल रहे थे, उसमें थोड़ा सा देर हो गई, बट आई विल मेक श्योर कि आगे से 8th स्टैंडर्ड के लेक्चर कंटिन्यूटी में चलते रहे। ना शुरू करेंगे जुडिशरी के साथ। अगर आपने सिविक्स प्लेलिस्ट में सबसे पहला लेक्चर देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बताया है और हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव्स एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर हमने पढ़ा अपने चैप्टर नंबर 3 में, जहां पर हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। एग्जीक्यूटिव्स भी हमने उसी में देख लिया था जब हमने देखा था कि पार्लियामेंट के रोल्स क्या है। तो पहला रोल था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कैसे पार्लियामेंट के लोकसभा से हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स आते हैं, राइट। और उनके नीचे के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जिनको हम बोलेंगे, जो होते हैं आपके IAS और सेक्रेटरीज। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स के थ्रू बनते हैं। नाउ कमिंग टू दी जुडिशरी। जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और इसका काम क्या है? टू सर्व दी जस्टिस, है ना। जुडिशरी शब्द में से ही आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या है? जस्टिस को सर्व करना। और जस्टिस का मतलब है न्याय, मतलब कि जो चीजें सही है वो स्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी है जुडिशरी की। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, अगर किसी के साथ क्राइम हो रहा है, अगर किसी की प्रॉपर्टी, फिर वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी हो सकती है या उसकी सोशल प्रॉपर्टी हो सकती है, रिलीजन, कल्चर, जब भी इनमें से किसी भी चीज का वायलेशन हो रहा है, तब वहां पर उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, उसके साथ जो गलत हुआ है उसको सही करने के लिए या एटलीस्ट उसको कंपनसेट करने के लिए जो बॉडी काम करेगी वो कहलाएगी जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी ऑर्गन है गवर्नमेंट का और काम कैसे करेगी? थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स क्या है? कोर्ट्स ऐसी बॉडी बनी है जो क्या कर रही है? जुडिशरी, जिसके थ्रू जस्टिस को सर्व करेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास पूरी कंट्री के लिए, फिर हमारे पास हाई कोर्ट है इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके नीचे सेशन कोर्ट्स होते हैं, लोक अदालत होती हैं। बहुत छोटे छोटे लेवल तक गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जस्टिस को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में हमने देखा था कि जो हमारे पास हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इस तक पहुंचने के तरीके हैं बाय वे ऑफ अपील, मतलब अपील्स के थ्रू हम ऊपर पहुंचते हैं। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ऐसे केसेस हैं जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी केसेस में आपको क्या करना होता है? पहले आप नीचे से कोर्ट्स में जाना शुरू करते हैं। पहले आप अगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां पर जो भी आपका केस लगा है, अगर उसका डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, एंड इफ यू वांट टू गो फर्दर यू कैन गो टू हाई कोर्ट। उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील करनी होगी कि आप हमें अथॉरिटी, मतलब आप हमें राइट दीजिए कि हम जाकर हाई कोर्ट में अपना केस दोबारा से लगा सके। तो वो एक अपील फॉर्म में आपको एक पिटिशन जैसा देंगे और वो आप लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब यहाँ पर तीनों जो कोर्ट्स हैं, मेन जब हम हायरार्की देखते हैं तो हम तीनों कोर्ट्स को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब आप तीनों कोर्ट्स को देखते हैं तो कोर्ट्स में होते हैं जजेस। ठीक है, किसी भी कोर्ट में, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, यहां पर कभी भी जजेस
कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स में। ठीक है, जजेस कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स में। बहुत छोटे जो लेवल पे अदालत होती हैं वहां पर आप जैसे मूवीज में देखते हैं या शोज में देखते हैं तो आपको एक जज बैठा दिखता है। बहुत छोटे केसेस के लिए एक जज काफी होता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े कोर्ट होते हैं तो यहाँ पर जजेस होते हैं ऑड नंबर्स में, जैसे कि 3, ठीक है, 5, 7, 9, 11, 13। क्यों? ताकि जब भी कोई मेजर केस पर आप डिसीजन दे रहे हैं तो अगर 3 जजेस बैठे हैं तो डिसीजन होगा मेजोरिटी से, मतलब जो भी 2 जजेस किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को हाँ करेंगे वो वाला डिसीजन माना जाएगा, राइट। मतलब कि ज्यादा लोग अगर मिलकर किसी एक केस पर डिसाइड कर रहे हैं तो ज्यादा ओपिनियंस लगेंगे, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस चीज को लेकर, और डिबेट में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सही डिसीजन तक पहुंचा जाए। वरना अगर कोई एक ही व्यक्ति लेकर अपना डिसीजन दे रहा है ना, तो उस डिसीजन को आप बायस्ड मान सकते हैं क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास एक ही पर्सपेक्टिव है ना। जब 2 और लोग उसको लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा ओपिनियंस वहां पर फॉर्म होंगे और फिर डिसीजन सही लेने को ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम जजेस आप देखते हैं कि कोर्ट्स में कौन होते हैं? लॉयर्स। लॉयर्स क्या कर रहे हैं? जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पर केस फाइल कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो डिफेंडर है या दूसरी पार्टी है वो क्या कर रही है, उन दोनों के लिए लॉयर्स का होना जरूरी है जिनको लीगल चीजों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि कॉमन पीपल को लीगल चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो हायर कर सकते हैं अपने लिए लॉयर्स, और अगर वो चाहे तो खुद भी अपने केस को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लॉयर, राइट। तो ये हमने बहुत बेसिक देखा कि जुडिशरी क्या है, कोर्ट्स क्या है, किस तरीके से वहां पर काम होगा, ठीक है। साथ में एक और चीज देखनी जरूरी है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दीज बोथ आर दी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे की बात है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन समझना जरूरी है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों कोर्ट्स क्या करते हैं, जब भी कोई केस पर डिसीजन देते हैं तो उसको उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करके अपने पास रखते हैं। क्यों? ताकि आगे फर्दर वैसा ही कोई केस आए तो वो उस केस को खोलकर देख सके कि अच्छा हमने कौन से पॉइंट्स को देखकर इस बारे में डिसीजन दिया था, राइट। इसकी मदद से ही क्या हो जाता है कई बार, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है ये बिल्कुल हम अगले 5 मिनट में समझने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, राइट। अब चलते हैं रोल्स ऑफ जुडिशरी के ऊपर। रोल्स क्या है, मतलब जुडिशरी एग्जैक्टली गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है क्यों, उसके मेन रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, हम ये देखते हैं। जुडिशरी के रोल्स मेनली 3 हैं। सबसे पहला रोल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि डिस्प्यूट यानी जो झगड़े हैं उनको सुलझाना। देन नाउ कमिंग टू द रोल्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के मेजर 3 रोल्स हैं, जिनमें से पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सी, डिस्प्यूट का मतलब है किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा, और रेजोल्यूशन का मतलब है उसको सॉल्व करना। जुडिशरी किसके बीच के झगड़े सॉल्व करने वाली है? 3 पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है, और तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जुडिशरी सिटीजन्स के बीच में होने वाले झगड़े को सॉल्व करती है, मतलब जिसमें आप ऐसे लिख सकते हैं सिटीजन वर्सेस सिटीजन्स, ठीक है। सेकेंड, सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट। थर्ड, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट। ये 3 तरीके के मेजर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जुडिशरी के काम। कैसे? जब भी सिटीजन्स के आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब सिटीजन का किसी दूसरे सिटीजन के अगेंस्ट केस है, तो वो काम किसका है? जुडिशरी का, ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिग्निटी में और एज अ सिटीजन इक्वल है ना, कोई भी सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन से कम नहीं है, यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब 2 लोग जो इक्वल हैं
उन दोनों के बीच में से सही कौन है और गलत कौन है, इसको हमने डिसाइड करने का काम किसको देके रखा है, जुडिशरी को, ठीक है, ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति आकर उसमें बायस्ड तरीके से डिसीजन ना दे सके। इसलिए हमने एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई, जुडिशरी, जिसको ये काम दी। देन सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट। किसी सिटीजन को गवर्नमेंट से शिकायत है या किसी सिटीजन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस करना है, गवर्नमेंट ने उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया या उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर उसने सिटीजन को हार्म करने की कोशिश की है तो सिटीजन उसके अगेंस्ट केस करता है, ठीक है, तब वो केस हो जाता है सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट का। ये भी देखने का काम किसका है, जुडिशरी का। तीसरा है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट। ये वाला जो काम है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। अब कौन सी गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने वाली है, देखो, जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेगी या दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया तो उनको सॉल्व करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। अब ये कौन सी गवर्नमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये कौन सी गवर्नमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे पास एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब हमारे पास एक है तो उसको देखने का काम किसका है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक है तो जब दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, है ना। लेकिन जब किसी एक कंट्री का, मतलब जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट का अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ कोई केस है तो क्या वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा, नहीं, वो कहां पर होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या एक इंटरनेशनल कोर्ट में वो उसको हम सॉल्व करेंगे। दो स्टेट गवर्नमेंट्स का जब आपस में झगड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से क्यों हम सॉल्व करा रहे, हम हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि मान लो एमपी गवर्नमेंट का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, तो अगर हम एमपी स्टेट हाई कोर्ट में ले जाते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट को क्या लगेगा कि हाई कोर्ट ने बायस जजमेंट दिया है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ में केस ले जाते हैं तो एमपी को लगेगा कि इसने हाई कोर्ट ने बायस जजमेंट दिया है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, जो बिगेस्ट अथॉरिटी, जो हमारा बिगेस्ट कोर्ट है, हम उसके पास जाते हैं, वही इन दोनों का डिसीजन लेगा। तो ये है आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कहानी। सिटीजन और सिटीजन के बीच में झगड़े हैं तो भी कोर्ट सॉल्व करेगी, जुडिशरी। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़े हैं तो भी जुडिशरी सॉल्व करेगी, और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में झगड़े हैं तो जुडिशरी सॉल्व करेगी, मेनली आपका सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप हाई कोर्ट से उसको सॉल्व नहीं करवा सकते, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी, फर्स्ट रोल ऑफ जुडिशरी, जो कि है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नाउ सेकेंड रोल है जुडिशियल रिव्यू, जिसका नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सी, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, या हम कहें कि बहुत से सब्जेक्ट में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनके नाम से ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पर जाती है, जब आप पॉइंट्स को रटने की कोशिश करते हैं बजाय उनको समझने के, ठीक है। देखो, जुडिशियल मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, और रिव्यू का मतलब है कि जब आप किसी चीज को दोबारा देख रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को दोबारा करना, और व्यू मतलब देखना। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी जब किसी भी चीज को दोबारा देख रही है तब आप उसको कहेंगे जुडिशियल रिव्यू, है ना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। देखो, जुडिशरी जब आपकी गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है और उसकी इंटरडिपेंडेंस किस पे है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वो है, लेकिन उसका एक काम क्या है कि लेजिस्लेचर को भी देखना कि वो सही से लॉ बना रही है या नहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड to look after the executives also whether they are following or whether they are implementing the laws according to the constitution or not। मतलब कि उसको एक चेक किस पर रखना है, लेजिस्लेचर पर भी और एग्जीक्यूटिव्स पर भी चेक रखना है। यहीं पर आपका जुडिशियल रिव्यू सामने आता है। जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेचर का भी होगा और जुडिशरी का भी होगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर का जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, मतलब कि मान लो लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने हमारे यहाँ की एक लॉ बनाया, ठीक है। अब जब वो लॉ बनकर सामने आता है और जुडिशरी की नजर उस पर पड़ती है, न्यूज़पेपर से, या कोई पेटिशन फाइल करता है या कोई केस लगाता है, ठीक है, तब
जुडिशरी ये देखती है कि क्या जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या किसी उसका कोई भी क्लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। अगर ऐसा है तो जुडिशरी उसको पूरा रिव्यू करेगी, ठीक है। जुडिशरी उसको पूरा देखेगी, उसके हर एक एस्पेक्ट की जांच करेगी और फिर अगर वो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के तो उस चीज को लेजिस्लेचर को बताएगी और बोलेगी कि आप इसको कैंसिल आउट करो, आप इसको तुरंत के तुरंत खत्म करेंगे। मान लेते हैं कि एक पूरा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी लेजिस्लेचर को बोलेगी कि आप इस पॉइंट को कट करें, इस क्लॉज को लॉ से हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किया, रिव्यू किया ना लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ का, ठीक है। तो इसको आप बोल रहे हैं जुडिशियल रिव्यू। देन जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा, जुडिशरी जब अपने खुद के दिए हुए डिसीजंस पर रिव्यू करेगी, है ना, अपने खुद के लिए हुए डिसीजंस को दोबारा देखेगी। मान लो कि आज जुडिशरी ने एक केस सॉल्व किया, ठीक है, उस पर जुडिशरी डिसीजन दे चुकी है, उसको वो डिसीजन फॉलो हो गया है। अब आज से 3-4 साल बाद वैसे ही कोई केस आता है, ठीक है, तो जुडिशरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर दी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, तो उनके पास रिकॉर्ड तो मेंटेन्ड है कि उन्होंने क्या केस पर क्या डिसीजन लिया है। तो अगर मान लो जुडिशरी को ऐसा लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा केस पहले भी आया है तो चलो पुरानी फाइल हम खोल के देखते हैं। पुरानी फाइल खोल के देखती है जुडिशरी और उसको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो डिसीजन लिया था वो गलत था, ठीक है, या उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला गया है, तब जुडिशरी अपने पुराने डिसीजन को भी सुधार सकती है। उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट्स ओन। जुडिशरी अपना खुद के डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरीके का है कि जैसे अगर मान लो आज आप किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका झगड़ा हो जाता है तो आज की कंडीशंस में आपका मेंटल स्टेट कुछ और है, आप उसके अगेंस्ट कुछ ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन आज से कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति किसी कंडीशन में आपकी मदद करता है या आपको उसके बारे में और जानने को मिलता है, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आपने इसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लिया है। तो आप अपने खुद के थॉट्स को दोबारा से रिव्यू कर रहे हो ना, जो चीज आपको लगती है कि नहीं आपने गलत ओपिनियन फॉर्म किया आप उसको सुधार लोगे। इसी तरीके से जुडिशरी कर रही है, जो डिसीजंस वो ले चुकी है अगर उसको लगता है कि गलत है, ठीक है, या कुछ चीजें गड़बड़ उसमें हो गई हैं तो वो उस चीज को सुधार सकती है। तो ये हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी का हम कहें पैरामीटर क्या है, मतलब कैसे जुडिशरी डिसाइड करती है कि कोई भी चीज सही है या गलत है। जुडिशरी सीधे सीधे ये देखती है कि वेदर थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, जुडिशरी को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस पर फाइनल डिसीजन कौन देता है, जुडिशरी, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो आप मुझे एक बुक लाके देते हैं, ठीक है, और आप मुझसे बोलते हैं कि ये बुक में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊं, तो यही काम किसका है, जुडिशरी का, है ना। मान लो कि बुक में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे सोशलिज्म क्या है या सेक्युलरिज्म क्या है, तो अगर कोई भी सेक्युलरिज्म से रिलेटेड केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, तो वो क्या करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या लिखा है, ठीक है, और उसका ही जो इंटरप्रिटेशन सही होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी जुडिशरी। तो एक तरीके से इंटरप्रेट करने का काम किसका है, हमारी जुडिशरी का। एनालिसिस करके लोगों को बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है और उसका मतलब क्या है, कौन से एस्पेक्ट में हम किस पॉइंट को फॉलो करेंगे, ये सब बताती है आपकी जुडिशरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड रोल। नाउ कमिंग टू दी थर्ड रोल, upholding the laws and enforcing fundamental rights. See, uphold का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं uphold the flag, मतलब कि उसको ऊंचा उठाओ। जब हम फ्लैग को ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो एक्चुअली हम उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं,
है ना, हम उसको एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लेजिस्लेचर लॉ बना चुकी है, मतलब लेजिस्लेचर ने अपना फंक्शन पूरे तरीके से कर दिया, अब इसके बाद जुडिशरी की ये अथॉरिटी है या जुडिशरी का ये फंक्शन है कि वो क्या करेगी, उन लॉज को अपहोल्ड करेगी, है ना, मतलब उनकी डिग्निटी को मेंटेन रहेगी। सारे लोग लॉज को फॉलो कर रहे हैं तभी तो लॉ की डिग्निटी बनी रहेगी, वरना लॉ बन गया और कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो लॉ की कोई इज्जत है नहीं। इसका मतलब जब जुडिशरी लॉ तोड़ने के अगेंस्ट आपको पनिश कर रही है तो वो लॉज को अपहोल्ड कर रही है, लॉज की डिग्निटी को बनाकर रख रही है। ठीक है, तो ये काम किसका है, जुडिशरी का। इसमें तो समझने जैसा बहुत सिंपल सी चीज है, लॉज बन गए, अब उनको प्रोटेक्ट करने का, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने का काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी कैसे उसको मेंटेन कर रही है, जो भी व्यक्ति लॉज को वायलेट कर रहा है जुडिशरी उसको पनिश कर रही है, उससे कंपनसेशन ले रही है। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति का राइट्स वायलेट हो रहा है उसको कंपनसेशन दे रही है। ठीक है, उसको जस्टिस दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जुडिशरी लॉज को अपहोल्ड कर रही है एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसको मिले, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड 6 fundamental rights to the citizens of India. These are right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, right to right to freedom of religion, and then right to constitutional remedies. ये 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अगर जुडिशरी उनको एनफोर्स नहीं करेगी तो फंडामेंटल राइट्स मिलने का कोई मतलब नहीं है। देखो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, आपको मिला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया के एक सिटीजन हैं तो आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपको बाकी सिटीजन्स के इक्वल रखकर ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना तो आपको उनसे सुपीरियर समझा जाएगा ना तो आपको उनसे इंफीरियर समझा जाएगा। और किसी भी बेसिस पर आपके साथ, किसी भी बेसिस मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन 5 बेसिस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको ये राइट मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, आप एक सिटीजन है। लेकिन मान लो कि कोई एक व्यक्ति आता है और आपके राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। ये एक व्यक्ति आया, इसने आपके राइट टू इक्वालिटी को वायलेट किया, मतलब इसने आपको डिस्क्रिमिनेट किया। ठीक है, इसने बोला कि अच्छा आप इस XYZ रिलीजन के व्यक्ति हैं इसलिए हम आपको इस कॉन्सर्ट में नहीं एंटर करने देंगे। राइट, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन के बेसिस पर नहीं हो सकता, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है इसने। अब मान लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस फंडामेंटल राइट को दोबारा से रिस्टोर करने का, और इस व्यक्ति जिसने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है इसको पनिश कराने का, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है आपको फंडामेंटल राइट देने का? नहीं। राइट, जैसे कि टीचर्स जब आपको स्कूल में होमवर्क देते हैं, है ना, लेकिन जब आप होमवर्क करके नहीं आते हैं वो कोई एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या उनके होमवर्क देने का कोई सेंस निकला? नहीं। आप और मोटिवेट होंगे कि आप होमवर्क करके ना जाए, है ना। इसी तरीके से अगर जो भी व्यक्ति किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है ना, या उसको कोई सबक नहीं मिल रहा है, तो वो मोटिवेट होगा और सबके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। तो ऐसे सोसाइटी चल नहीं सकती। दैट इज वाई जुडिशरी का काम है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं तो उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और जो भी व्यक्ति उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उसको पनिश किया जाए। तो एनफोर्स कर रही है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स में एक है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, या हम जिसको कहें सल्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये है कि अगर आपके बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट जस्टिस लेने का भी आपके पास फंडामेंटल राइट है। अगर ये नहीं होता आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो फिर आपको बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स भी देने का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं होता। राइट, सो दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको आपके BR अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगा तो फिर आप इक्वालिटी, फ्रीडम या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कुछ भी दे दो अपने सिटीजन्स को, अगर उनके सिटीजन, अगर उनको कोई वायलेट कर रहा है और वो उसके लिए रेमेडी नहीं मांग सकते, उसके लिए एक सोल्यूशन नहीं मांग सकते, जस्टिस नहीं मांग सकते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी प्रोवाइड करे उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सो हियर वी हैव अंडरस्टूड द रोल्स ऑफ जुडिशरी। पहले हमने देखा जुडिशरी क्या है, फंक्शन क्या है और रोल क्या है, और कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है हम ये भी देख चुके हैं। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो, और जो भी हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड किए हैं लाइक दिस हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आई होप ये सब आप कहीं ना कहीं पर इनका यूज करने वाले हैं। अगर आप इवन अपने आंसर्स में इन चीज़ों को लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। ठीक है, उनको बाकी स्टूडेंट्स के आंसर से आप अलग दिखा सकते हैं। सो आई होप I have made the topics clear to you, and if you have any doubt, ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.